नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और ये चैप्टर लिखा गया है मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा। आप देख रहे हैं लास्ट सेशन में ही हमने इस चैप्टर को जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था और काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर चैप्टर के बारे में पढ़ी थी। तो यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी का भी थोड़ा सा जो परिचय है वो हमने पढ़ा था, जीवन परिचय, और उनकी रचनाएं, उनके जो भी उन्होंने अपनी रचनाओं में कहानी, व्यंग संग्रह, साक्षात्कार लेख, संस्मरण संग्रह, जो भी उन्होंने किया था वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। और एटलीस्ट इतना आप चीजों को अगर याद रखेंगे तो काफी अच्छा आपके लिए, मतलब एक नॉलेज के लिए आपके होगा कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ते हैं उस पार्ट के लेखक के बारे में थोड़ा बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर पाठ को सार के रूप में, यानी कि सारांश के रूप किया था, क्योंकि चैप्टर जो है काफी लेंदी है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पहली ही लाइन में बताया कि यह लंबी कहानी लेखन जो है वो अन्य रचनाओं से, लंबी कहानी लेखक की जो अन्य रचनाएं हैं उनसे थोड़ा सा अलग दिखाई देती है। और जिस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि आधुनिक समाज की ओर बढ़ता हमारा, आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज जो है वो नई उपलब्धियों को तो समेटे हुए है, लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जो कुछ मूल्य हैं वो कहीं न कहीं घिसते चले जा रहे हैं। तो ये जो कहानी है ये है, इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो वाई.डी. पंत यानी कि यशोधर पंत जी हैं। और वो थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट हुए हैं अपने किशनदा से, यानी कि काफी ज्यादा जो उनका प्रभाव किशनदा का उन पर देखने को मिलता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल वो कॉपी करते हैं, उन चीजों को फॉलो करते हैं अपने जीवन में। जैसे यहाँ पर कुछ जुमले भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जैसे जो हुआ होगा या सम हाउ इम्प्रॉपर, तो जिनके बारे में लास्ट सेशन में मैंने आपको डिटेल में बताया था। और उसके बाद हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। यहाँ पर एक जो दृश्य था, ये दफ्तर का दृश्य है, और जहाँ पर वाई.डी. पंत जी जो है अपनी आखिरी फाइल का काम पूरा करने में लगे हैं, और जो ऑफिस की घड़ी है दीवार पर वो शाम के 5:25 दिखा रही है। और उसके बाद वाई.डी. पंत जी जो हैं वो अपनी घड़ी में देखते हैं तो उसमें 5:30 बजे हुए हैं, और वो उठकर चलते हैं, निकलते हैं। तो ये जो उन्होंने किशनदा से एक परंपरा सीखी है कि किस तरह से दिन भर जब हम अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, क्योंकि उनके साथ कभी हमारी एक तरह से किसी भी तरह की बातचीत या दिन भर का जो उहापोह होता है उसका एक मतलब लास्ट में उसको खत्म करने की जो चीज होती है, उसके लिए छोटा सा मजाक करने की जो परंपरा थी। तो वो कहते हैं बाकी लोगों से कि ये जो दफ्तर की घड़ी है ना, ये आप लोगों की तरह सुस्त हो गई है, यानी कि ये काफी स्लो हो गई है, धीरे चलने लगी है। तो उस टाइम पे वहां पर जो उनका असिस्टेंट होता है, जो नया असिस्टेंट आया होता है चड्डा, क्योंकि उसकी जो यूनिफॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे जो है लोगों में फैशन हुआ करता था जो एक चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूतों का, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप कुछ पुरानी मूवीज देख सकते हैं, पुराने जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, क्योंकि या आप पुराने अपने दादा दादी, अपने जो पुरानी फोटोज काफी 90s की जो आपके चीजें हैं, फोटोज हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो वहां पे आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें उन्हें बिल्कुल भी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है यशोधर बाबू को, और वो थोड़ी सी बदतमीजी से व्यवहार करते हुए पंत जी से एक तरह से कहते हैं कि ये जो आपकी, पहले तो उनका हाल पूछते हैं और फिर कहते हैं कि उनकी जो घड़ी है वो थोड़ा सा पुरानी हो गई है, और वो कहते हैं कि आप जापानी घड़ी ले लीजिए, और वो बहुत ज्यादा नए मॉडल की भी है और थोड़ा सा सस्ती भी बहुत है। तो लेकिन यहाँ पे वाई.डी. पंत जी जो कहे हैं वो कहते हैं कि किस तरह से वो बताता है कि डिजिटल घड़ी का जमाना है, और क्या आप ये बाबा आदम के जमाने की जो घड़ी पहने हुए हैं। तो बताते हैं कि ये मेरी शादी की घड़ी है। तभी जो है जब शादी की बात यहाँ पर आती है तो उनके दूसरे जो कलीग्स होते हैं वो पूछते हैं
कि सर आपकी शादी कब हुई थी, तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा मुझे एक तरह से थोड़ा सा, नाउ लेट मी सी, मुझे थोड़ा सा सोचने दो। आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। फिर वो थोड़ा सा सोचते हैं, और इससे पहले जब चड्डा जो है उनका मजाक बनाता है, उनके बारे में बात करता है, तो वो उस टाइम पे ये जो किसंदा है, यहाँ पे आपने देखेंगे आप पूरे चैप्टर में कि किस तरह से वो बात बात पे किसंदा को याद करते हैं, किसंदा की जो चीजें हैं, बातें हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो वो यहाँ पर किसंदा के बारे में सोचने लगते हैं कि जब पंत जी जो है पहली बार जब दिल्ली आए थे, तो किस तरह से वो किसंदा के यहाँ पर रुके थे, और किस तरह से किसंदा ने उन्हें अपने यहाँ पर जो है, क्योंकि उनकी उम्र जो है सरकारी नौकरी के हिसाब से काफी कम थी, तो अपने यहाँ पे उन्होंने उन्हें रसोइया बनाकर, मैश का जो रसोइया होता है वो बनाकर उन्होंने रखा था, और उन्हें नए कपड़े बनवाए थे, और उनको 50 रुपए भी दिए थे ताकि वो अपने घर वालों को दे सके। तो जब मेनन जो है, ठीक है ना, जो मेनन है उसने एकदम से शादी के का सवाल पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी, इस चीज में वो डूबे हुए थे। तो मेनन ने तुरंत उनसे शादी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947 की मुझे सोचने दो जरा, मेरी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। तो मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी, तुरंत ही उन्होंने हिसाब लगाया, तो आज उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो इन सब चीजों को सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पे देखिए जो चड्डा था, तो और बाकी जो लोग थे, उन सब ने उन्हें बधाई दी कि आज आपकी 25th एनिवर्सरी है, और वो थोड़ा सा खुश हुए, थोड़ा सा झेपे, थोड़ा सा झेपते हुए खुश हुए। तो इस तरह से जब चड्डा ने उनसे सेलिब्रेशन की बात की, चाय मट्ठी की बात की, तो यशोधर बाबू ने उन्हें 10 का नोट, क्योंकि उस टाइम पे जैसे पूरे सेक्शन को पता था कि वाई डी पंत जी के जेब में हमेशा 150 रुपए तक जो है रहते हैं, वो कभी भी खाली पर्स, भले ही खर्चा कुछ नहीं है, आने जाने का कोई खर्चा नहीं है, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी 150 रुपए वो हमेशा रखते हैं। तो उन्होंने जिद की कि उन्हें चाय मट्ठी की पार्टी कराई जाए। तो यशोधर बाबू ने 10 का नोट निकाल कर उन्हें दिया, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, क्योंकि वो क्या इसे अंग्रेजों के चोचले बताते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ये हमारे जो कस्टम्स में नहीं है, ये हमारे रिचुअल्स नहीं है, हम कोई इस तरह का सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। और वो यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि एक बर्थडे सेलिब्रेशन पे भी इसी तरह की चीजें होती हैं कि पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो बर्थडे के दिन मंदिर जाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, गृह पूजन किया करते थे, नए वस्त्र पहना करते थे, सबके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में वही एक अंग्रेजी स्टाइल में जो है बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर उनको बिल्कुल भी इस तरह की पार्टियों में शरीक होने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, वो बिल्कुल भी इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर उन्होंने फिर से जबरदस्ती करने पर 20 रुपए फिर से उन्हें दिए, और यानी कि पूरे 30 रुपए का ये हो गया सामान। लेकिन चड्डा ने उन्हें बहुत फोर्स किया कि आप यहाँ पर रुकें, हमारे साथ चाय पिए, लेकिन किंतु वो आयोजन में सम्मिलित नहीं होते थे। यानी कि उनको बिल्कुल भी सेलिब्रेशन का कोई शौक नहीं था, और ये सब चीजें चाय पानी पीकर गपास्टिक करना, ये उन्हें समय बर्बाद करना और उनकी परंपरा के विरुद्ध लगता था कि ये सब हमारी परंपराओं में नहीं है, ये हमारे रिचुअल्स नहीं है, हमारे रीति रिवाज नहीं है, हमारे तौर तरीके इस तरह के नहीं है। यशोधर बाबू ने इधर रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने और या स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। अब देखिए जैसे जैसे उनकी उम्र हो रही है, उन्होंने एक नई रीति जो है अपनाई है, और वो क्या है कि वो रोज जो रास्ते में बिरला मंदिर पड़ता है उसका जो उद्यान है वहां पर बैठते हैं, या तो वो प्रभु का एक तो प्रवचन सुनते हैं, या फिर वो स्वयं ही वहां पर बैठकर प्रभु का ध्यान लगाते हैं। ये बात उनकी पत्नी और बच्चों को
अखरती है। ये बात उनकी पत्नी और बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अभी वो अभी बुजुर्ग नहीं है, मात्र जो है अभी उनके बच्चे 23-24 साल के हैं, तो अभी वो बिल्कुल भी बुजुर्ग नहीं है। उसके बाद वो ऑफिस से आते वक्त ये सारे काम करते थे, फिर वो उसके बाद बिरला मंदिर से उठकर पहाड़गंज की तरफ जाते और घर के लिए साग सब्जी खरीदते थे। और इसी समय वो मिलने वालों से भी मिल लेते थे, यानी कि यही टाइम होता था कि जब पहले वो ऑफिस से निकलते ही बिरला मंदिर जाते थे, उसके बाद वो पहाड़गंज जाते थे, उसके बाद वो जिनसे मिलना होता था, जिनसे कोई भी बातचीत करनी होती थी, कोई भी एक तरह से काम होता था, तो वो उनसे मिल लेते थे। घर पर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे, यानी कि सोचिए, जो 5:30 बजे उनका दफ्तर जब बंद हो गया, तो 5:30 बजे के बाद 2.5 घंटे में वो घर पहुंचते थे, यानी कि अपना पूरा काम निपटाकर, अपने मंदिर जाकर प्रवचन सुनकर या खुद प्रभु का भजन करके। और इस तरह से आज यशोधर बाबू जब बिरला मंदिर जा रहे थे, तो उनकी नजर किसंदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी। जब यशोधर बाबू आज ऑफिस से निकलते वक्त बिरला मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो उनकी नजर जो है किसंदा के 3 क्वार्टर वाले, जो 3 एक तरह से कमरों वाले क्वार्टर पर पड़ी। और वहां पर अब वो जगह जो है काफी ज्यादा चेंज हो गई थी। अब वहां पर 6 मंजिला मकान बन रहा था, यानी कि वो जो क्वार्टर था वो टूट चुका था और वहां पर अब 6 मंजिला मकान बन रहा था। उन्हें बहुमंजिली इमारतें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। किसको? वाई डी पंत जी को ये बहुमंजिली इमारतें जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। कारण है, यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एड्रयूगंज लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार्य नहीं है। वे यही बसे रहना चाहते हैं, यानी कि जिस तरह का उनका पद है, जिस तरह से वो यहाँ पर जिस पद पर है, उसके हिसाब से उन्हें एंड्रयूगंज लक्ष्मीबाई नगर में D2 टाइप अच्छे क्वार्टर उन्हें मिल रहे हैं, फिर भी उन्हें ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उन्हें ये बहुमंजिला बिल्डिंगें जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो यही बसे रहना चाहते हैं, यही रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने लगा, यानी कि काफी पुराने हो गए थे वो क्वार्टर, तो वो जब टूटने लगे, तो तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम अलाट करवा लिया। वहीं पे जो आपस में कोई आसपास कोई शेष होगा क्वार्टर, उनमें अपना एक क्वार्टर जो है अपने लिए अलाट करवा लिया। वे किसनदा की स्मृति के लिए यही रहना चाहते थे, यानी कि किसनदा की जो यादें हैं, यहाँ से उनकी किसनदास के साथ काफी यादें जुड़ी हुई थी, तो इस कारण वो यही रहना चाहते थे। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू अपनी पत्नी से व बच्चों से हर छोटी मोटी बात पर मतभेद होने लगा था। तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि एक तरह से ये जनरेशन गैप है, जो कहीं पर जो है समझ के कारण, यानी कि माता पिता बच्चों को नहीं समझ पाते, बच्चे माता पिता को नहीं समझ पाते, और माता पिता जो है कुछ ज्यादा ही अपने पुराने जो उनके तौर तरीके होते हैं, उनके रिचुअल्स होते हैं, उनके तरीके होते हैं, उनमें वो थोड़ा सा ज्यादा जमे हुए रहते हैं। तो काफी सारे जो मतभेद यहाँ पर हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको जनरेशन गैप की बात बताई थी कि अगर किसी का विवाह जो है, किसी का जो बच्चा है, अगर वो 30 या 28 साल की उम्र में होता है, 32 साल की उम्र में होता है, तो माता पिता और बच्चे में इतने इयर्स का गैप आ जाता है। इनकी ये जो सोच है, ये जो परिवर्तन है, ये जो विकास है, काफी सोचिए कितना 30 साल पहले का जो चेंजेस रहे होंगे तौर तरीकों में, और कैसे अब जो है तौर तरीकों में चेंजेस आ गए हैं। तो यही कारण है कि कई वर्षों से जब उनके बच्चे बड़े हुए, यानी कि उनके बच्चे अब 18-20 साल के हो गए हैं, कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, तो इस तरह से कई वर्षों से उनकी पत्नी और उनके बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर उनका मतभेद हो जाता है, यानी कि बहस हो जाती है, क्योंकि उनके बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो पैदल जाते हैं ऑफिस, ये पसंद नहीं है कि
वो मंदिर में बैठकर घंटों बैठकर भजन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं। ये पसंद नहीं कि वो रात को 8 बजे घूम फिर कर घर आते हैं, और ये पसंद नहीं कि वो बिल्कुल किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, नए तौर तरीकों को नहीं अपनाना चाहते, आधुनिकता को नहीं स्वीकार करना चाहते। तो इस तरह से उनका हर छोटी बड़ी बात पर अपने बच्चों, अपनी बीवी के साथ, पत्नी के साथ बहस हो जाती है, और इसीलिए उन्हें घर जल्दी लौटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनकी उन्होंने हैबिट बना ली कि अब मैं जो है 8 बजे घर जाऊंगा, बिल्कुल फ्रेश होते होते एक तरह से मुझे 9 बज जाएंगे, डिनर करूंगा, सो जाऊंगा, यानी कि अगर किसी से बात नहीं होगी तो किसी से बहस नहीं होगी। यशोधर बाबू को जब उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में नौकरी लग गई, तो यशोधर बाबू को यह भी समहाउ इम्प्रॉपर लगा था, क्योंकि कंपनी ने शुरू में ही 1,500 प्रतिमाह उसे दे दी। अब देखिए, क्योंकि पहले के टाइम में जो नौकरी की शुरुआत होती थी वो 10 रुपए से होती थी, 20 रुपए से होती थी, 30 रुपए से, यानी कि टाइम के साथ बढ़कर बड़ी मुश्किल से जो सैलरी थी वो 100, 200, 300 और कहीं जाकर मुझे लगता है 500 पहुंचती होगी। तो जब उनके बेटे की पहली बार जब उनके बेटे की नौकरी लगी एक विज्ञापन संस्था में, तो शुरुआत में ही यानी कि पहले महीने में ही उसको प्रति माह जो है 1,500 रुपए यानी कि 1,500 का जो वेतन मिलता था, तो उनको इस पे भी गड़बड़ी लगती थी। उनको लगता था कि यहाँ पर जरूर कुछ काले कारनामे हो रहे हैं, यहाँ पर जरूर कुछ गलत हो रहा है, वरना कौन सी कंपनी जो है 1,500 रुपए सैलरी देगी, ठीक है ना। तो और उनका जो बड़ा बेटा था वो आईएएस की तैयारी कर रहा था, जो उनका दूसरा बेटा था, छोटा बेटा, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था, और उनका एलाइड सर्विसेज में जाना उनको अच्छा नहीं लगता था, और उसका भी एलाइड सर्विसेज में जाना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। तीसरे बेटे ने स्कॉलरशिप ली और वो अमेरिका चला गया था। और उनकी जो बेटी थी, चौथी जो उनकी बेटी थी, वो एकमात्र बेटी, इकलौती बेटी, वो शादी से बिल्कुल इनकार कर रही थी। और साथ ही क्योंकि उस टाइम पे बेटियों की शादी की उम्र भी 20 से 21 साल हुआ करती थी, यानी कि बहुत अच्छे घर के जो बच्चे होते थे उनकी शादी भी 20-21 साल में, वैसे तो बहुत कम हुआ करती थी कि 18 साल में, 15 साल में, 16 साल में, 19 साल में ऐसे कर दी जाती थी, लेकिन जो अच्छे घर के लोग होते थे वो 20, 21, 22 साल में फिर भी कर दिया करते थे। तो उनकी जो एकमात्र बेटी थी वो शादी से इनकार करती थी, और साथ ही डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी वो देती थी। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश थे, ठीक है ना, कि उनके बच्चे जो है इतनी मेहनत के बाद, देखे, एक ऐसा पिता जिसके सर पर माता पिता का साया नहीं था, जिसने परिवार के पालन पोषण की शुरुआत जो है मात्र अपने क्लास 10th के बाद जो है उन्होंने शुरू कर दी थी। तो किस तरह से ऐसे व्यक्ति के जो चारों बच्चे हैं आज वो अच्छी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे अपने जीवन को काफी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो उनके साथ एक सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे। उनके जो आधुनिकता का ये जो दौर था, आधुनिकीकरण जो हो रहा था, उस चीज में वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे। यशोधर जी की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है। जो यशोधर जी हैं, वाईटी पंत जी जो हैं, उनकी पत्नी भी संस्कारों से आधुनिक नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो किसी बहुत बड़े मॉडर्न घराने में पैदा हुई है या बहुत मॉडर्न घराने की है। संस्कार उनके भी अपने ही हैं, लेकिन बच्चों के दबाव से, कि जब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों ने उनको रहने का, खाने पीने का, एक तरह से बातचीत करने का जो तौर तरीका है उसको चेंज करने के लिए कहा, उसको बदलने के लिए कहा, उसमें आज के युग के हिसाब से परिवर्तन लाने के लिए कहा। तो उस टाइम पे जो है वो बच्चों की वजह से मॉडर्न बन गई है, यानी कि बच्चों के तौर तरीके उन्होंने अपना लिए हैं। शादी के समय उसे भी संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था, यानी कि जब उनकी शादी हुई थी तो उस टाइम पे भी उनको भी संयुक्त परिवार का दबाव झेलना था। यशोधर बाबू ने उन्हें आचार व्यवहार
के बंधनों में रखा था। क्योंकि देखिए उनके जो ताऊ थे, चाचा थे, फैमिली के बाकी मेंबर्स जो थे, वो शादी के बाद उनके साथ रहती थी, ज्वाइंट फैमिली में रहती थी, और उन्होंने उन्हें आचार विचार के बंधनों में रखा था कि आपको बड़ों की सेवा करनी है, बड़े अगर कोई बात कहते हैं तो उसका बुरा नहीं मानना है, और मन लगाकर काम करना है, और अपना एक तरह से अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो इस तरह से अब वह बच्चों का पक्ष लेती है, और यानी कि वो बहुत ज्यादा एक तरह से जब उनकी इस बात पे अपनी पत्नी के साथ कभी बहस होती है तो वो पूरा चिट्ठा जो है खोलकर उनके सामने रख देती है कि किस तरह से आपके परिवार के पालन पोषण के लिए, किस तरह से आपके परिवार के का की सहायता के लिए, उनका काम करने के लिए किस तरह से मैंने अपना जीवन जो है उस टाइम पे बर्बाद कर दिया। तो वो आज जो है एक तरह से खुद भी अपने बच्चों का पक्ष लेती है, यानी कि वो सही कहते हैं कि सही है, हमें समय के साथ चेंज होना चाहिए, और खुद भी सहूलियत के हिसाब से यशोधर जी की बातों को मानने की बात कहती है। यानी कि आप जो कहेंगे, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं उन सब चीजों में कंफर्टेबल हूँ तो उन चीजों को मैं फॉलो करूंगी, वरना तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। इस कारण उनकी पत्नी और बच्चों में मतभेद रहता था। तो यशोधर बाबू जो है उन्हें शायल गुड़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर उनका उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते थे। तो वो एक तरह से उनका मजाक बनाते थे। सायल बुढ़िया कभी कहते थे, कभी कहते थे चटाई का लहंगा, कभी कहते थे कि बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे। तो इस तरह से वो मतलब उनको वो दिखाना चाहती थी कि अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम पर ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती कि तुम अपने रीति रिवाजों को, अपनी पुरानी कल्चर को, अपने तरीकों को, अपने तौर तरीकों को, अपने रहन सहन को, अपने पहनावे को जो है तुम इस तरह से चेंज कर रही हो। तो वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, परंतु वे खुद तमाशा बनकर रह गए। वो हमेशा मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनकी मजाक का किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो खुद ही तमाशा बनकर रह गए, क्योंकि वो इसलिए तमाशा बनकर रह गए क्योंकि उनके बच्चे, उनके फैमिली, उनका परिवार उनको वो बच्चों को नहीं समझते थे, बच्चे उन्हें नहीं समझते। तो इस तरह से अब वो किसंदा, ये चीजें वो सोच रहे हैं जब वो ऑफिस से निकले और किसंदा के उस 3 रूम वाले क्वार्टर को देख रहे थे, जिसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुकी थी, 6 मंजिला। तो उसके सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करके पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो अच्छा होता। तो वो, क्योंकि किसंदा भी शादीशुदा नहीं थे, किसंदा ने शादी नहीं की थी, तो एक वो उनको लगता है कि अगर वो शादी ना करते और पूरा जीवन जो है दूसरों को समर्पित कर देते, समाज को समर्पित कर देते, तो शायद अच्छा होता। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक और चीज आती है। क्या चीज आती है? यशोधर बाबू ने सोचा कि किसनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए, रिटायरमेंट के बाद किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। जाहिर सी बात है, अब देखिए जिसका परिवार होगा, जिसके बच्चे होंगे, जो शादीशुदा होगा, वो अपने लिए एक टाइम पे उसको जरूर ये समझ आएगा कि मुझे अपने परिवार की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, अपने परिवार को एक छत देनी है, अपने परिवार का, अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण करना है, उनको वो सारी सुविधाएं जिसको जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो उन्हें देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है एक टाइम के बाद सारे लोग सोचने लगते हैं। तो वो किसनदा के बारे में सोचते हैं कि किसनदा का बुढ़ापा भी सुखी नहीं रहा, क्योंकि वो मैरिड नहीं थे, शादीशुदा नहीं थे। तो जब उनके तमाम साथियों ने, जो बाकी जो दोस्त थे उनके, उन सभी ने रिटायरमेंट के बाद जो है अपने अपने मकान बना लिए, तो किसी ने भी उन्हें अपने पास रहने की पेशकश नहीं की। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपना परिवार हो जाता है, अपनी फैमिली हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां लोग जो है उठाने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों में लोग डूब जाते हैं। तो किस तरह से, जिस तरह से वो कहते हैं कि किस तरह से किसनदा ने सबको शरण दी थी, तो किसनदा को लास्ट में कहीं पर शरण नहीं मिली। स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए क्योंकि वे शादीशुदा थे। देखिए
जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि घर में पत्नी और 4 बच्चे उनके पहले से हैं, तो वो किसी व्यक्ति को और घर में लाकर कैसे घर की परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देते, और परिवार का रहन सहन तौर तरीका सब जो है एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता। तो किशन दा कुछ समय के लिए जब वो रिटायर हुए, तो पहले तो वो क्वार्टर में थे, फिर उसके बाद वो कुछ समय के लिए किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। वहां से वो अपने गांव लौट गए और गांव लौटने के साल भर में ही उनकी मृत्यु हो गई। और उन्हें कोई बीमारी, एक तरह से बीमारी भी नहीं हुई थी, और यशोधर को इसका कारण पता भी नहीं। यानी कि वो गांव गए, क्योंकि यहाँ पर उनका बिल्कुल भी मुझे लगता है ठिकाना बिल्कुल नहीं था, तो वो गांव चले गए 1 साल बाद, और 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, और इसका कारण भी आज तक नहीं पता चला। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वहां पर किसी से कुछ पूछने में कि उनको क्या हुआ होगा, कैसे कैसे उनकी डेथ हुई, क्या परेशानी थी, कुछ बीमार हुए थे क्या, तो इस तरह की बात करने पर वे किशन दा की यह बात याद रखते थे कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। तो जब जैसे गांव वालों से अगर पूछा भी कि किस तरह से इनकी मृत्यु हुई, तो सबका एक ही कहना था, जो हुआ होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सारी चीजें, ये बात कि जब इंसान पर जिम्मेदारी पड़ती है तो वो समझदार हो जाता है, ये बात वो सोचते हैं और मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। यानी कि अगर आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए, दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए, तो उनकी पत्नी और उनके बच्चे ज्यादा सुलझे हुए हैं, लेकिन वे अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर को कंटिन्यू किया है, बहुत सारी चीजें आज भी हमने यहाँ पर पढ़ी, और मैं आशा करती हूँ कि पाठ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। देखिए, इमेजिन कीजिए, और जैसे मैंने कहा, एक नाटक की तरह भी सोच सकते हैं इसमें, और अगर आप इस तरह से इसको सोचेंगे ना, कभी भी आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। काफी चीजें आपको बताने वाला है, यहाँ पर समझाने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, जनरेशन गैप, जो कि अभी आप क्लास 12th में हैं, और इस टाइम पे आपको भी आपके माता पिता के साथ कहीं ना कहीं कुछ चीजों का मतभेद देखने को मिलता है। तो जिसका मैंने रीजन आपको बताया, एक तो होता है जनरेशन गैप, और एक होता है कि जो हमारे माता पिता अपनी सभ्यताओं से, अपनी संस्कृति से जो है जुड़े हुए रहना चाहते हैं, और वो रिचुअल्स को छोड़ना नहीं चाहते। और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हीं के कारण जो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली जो चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा एक तरह से घिसती चली जा रही है। तो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।